बात करते हैं अब आइलर फार्मूला फॉर कॉलम के लिए। आइलर फार्मूला होल्ड गुड फॉर द लॉन्ग कॉलम। तो आइलर फार्मूला की बात करते हैं, ये गिव्स करेक्ट रिजल्ट्स ओनली फॉर वेरी लॉन्ग कॉलम्स एंड रैंकाइल फार्मूला इज यूज्ड फॉर शॉर्ट और इंटरमीडिएट कॉलम्स। सो आइलर कॉलम फार्मूला क्या होता है, ये होता है पी बराबर पाई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ई आई बाई एल। जो पी होता है वो क्रिटिकल लोड होता है, ई जो होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, लेंथ ऑफ कॉलम होता है, एन एंड कंडीशन फैक्टर होता है। अब बात करते हैं एंड कंडीशंस के बारे में। अगर बोथ एंड हिंज्ड होते हैं तो एन की वैल्यू 1 होती है। क्या होते हैं, बोथ एंड अगर हिंज्ड होते हैं। दूसरा, अगर वन एंड फिक्स्ड हो, वन एंड फिक्स्ड होता है और दूसरा एंड फ्री होता है तो उसके लिए एन बराबर की वैल्यू 1/2 होती है। अगर बोथ एंड फिक्स होते हैं तो उसके लिए एन बराबर 2 होता है, और वन एंड फिक्स्ड और दूसरा हिंज्ड होता है तो उसके लिए एन की वैल्यू √2 ली जाती है। सो इसकी इक्विवेलेंट लेंथ बन जाएगी, एल इक्विवेलेंट जो बनेगा वो बनेगा L/N। सो फाइनल अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे, एप्लीकेबल फॉर ओनली लॉन्ग कॉलम के लिए। कौन सा, आइलर फार्मूला। आइलर फार्मूला जो होता है वो डिपेंड्स करता है एंड कंडीशन पर, यूज टू कैलकुलेट होता है क्रिटिकल बकलिंग लोड, और ये सूटेबल नहीं होता किसके लिए, शॉर्ट कॉलम के लिए, नॉट सूटेबल फॉर द शॉर्ट कॉलम। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आइलर बर्नौलीज बीम थ्योरी, ये बेंडिंग स्ट्रेसेस के बारे में क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई नॉट ए वैलिड अजम्पशन इन आइलर बर्नौली बीम थ्योरी। तो इसके अंदर जो ऑप्शन था वो था कि बीम इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू एक्सियल स्ट्रेस ओनली, तो ये नॉट वैलिड होगा। तो यहाँ पर आइलर बर्नौली बीम थ्योरी के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसको क्लासिकल बीम थ्योरी भी बोला जाता है। आइलर बर्नौली बीम थ्योरी जिसका पर्पज होता है एनालिसिस बेंडिंग स्ट्रेस एंड एनालिसिस डिफ्लेक्शन इन बीम। तो इसका जो एप्लीकेबिलिटी होती है किसकी, आइलर बर्नौली बीम की, वो होती है लॉन्ग सिलेंडर बीम अंडरस्टैंड ट्रांसवर्स लोड। तो इसका जो की कंडीशंस होती हैं वो होती हैं शेयर डिफॉर्मेशन इस नेग्लिजिबल होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसका फंडामेंटल अजम्पशंस के बारे में। जो प्लेन सेक्शन होता है वो प्लेन्स आफ्टर बेंडिंग एंड रिमेन परपेंडिकुलर टू द न्यूट्रल एक्सिस। इसके वैलिड अजम्पशंस की बात करें तो जो मटेरियल होता है आइसोट्रोपिक और होमोजेनियस होता है। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो ये लीनियर हुक्स लॉ वैलिड होता है। फिर बात करते हैं क्रॉस सेक्शन बिहेवियर के बारे में। उसका प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन होता है आफ्टर बेंडिंग। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशंस ऑफ अजम्पशंस। आइसोट्रोपिक मतलब सेम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन का मतलब होता है इलास्टिक बिहेवियर विद इन द प्रोपोर्शनल लिमिट। प्लेन सेक्शन मतलब नो वार्पिंग, नो रिमेनिंग परपेंडिकुलर टू द न्यूट्रल एक्सिस। इसकी फाइनल अंडरस्टैंडिंग समझते हैं। तो उसमें क्या होता है कि थ्योरी इज फॉर बेंडिंग नॉट एक्सियल ओनली। अज्यूम इलास्टिक लीनियर मटेरियल बिहेवियर, अज्यूम टू नो शेयर डिफॉर्मेशन। एंड जो गलत स्टेटमेंट होगा एक्सियल स्ट्रेस ओनली, ये नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं आइलर क्रिपलिंग लोड और कॉलम एंड कंडीशंस के बारे में। तो आइलर क्रिपलिंग लोड क्या होता है, पी बराबर 2 पाई ई स्क्वायर ई एल अपॉन एल स्क्वायर। ये किसके लिए है, जब वन एंड फिक्स्ड है और अनदर एंड हिंज्ड है तो उसमें ये कंडीशन आएगी। ठीक है, इसमें एंड कंडीशन ऐड करने के बाद में ये फॉर्मूला बनेगा क्रिपलिंग लोड का। तो एप्लीकेशन फॉर एप्लीकेबल कॉलम एंड कंडीशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आइलर बकलिंग थ्योरी के बारे में। तो आइलर बकलिंग थ्योरी क्या कहती है, जिसका लोड होता है बकलिंग थ्योरी का पाई स्क्वायर ई एल अपॉन एल इफेक्टिव स्क्वायर। पाई ई आई होता है, ठीक है, एल स्क्वायर होता है इसके ऊपर। जो पी बी होता है वो क्रिपलिंग लोड होता है, ई जो होता है यंग्स मॉडुलस होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये इफेक्टिव लेंथ होती है। अब बात करते हैं इफेक्टिव लेंथ के बारे में। तो ये डेफिनेशन क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन होती है 2 पॉइंट्स ऑफ जीरो बेंडिंग मूवमेंट के बीच में, और ये डिपेंड करती है एंड कंडीशन ऑफ द कॉलम। तो पहला केस यूज्ड इन क्वेश्चंस की बात करते हैं। जो एंड कंडीशन होती है इसमें क्या होती है, वन एंड फिक्स्ड होता है और अदर एंड हिंज्ड होता है। तो इसका क्या आ जाएगा, इफेक्टिव लेंथ एल बराबर L/√2 हो जाएगा। तो अब इसको वैल्यू के अंदर सब्सटीट्यूट करते हैं तो पी बी इक्वल्स टू फॉर्मूला जो था पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाई L/√2, ठीक है, का स्क्वायर। तो ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा ये, तो ये बन जाएगा पी बी 2 पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाई एल स्क्वायर। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड एंड कंडीशन या एल ई के बारे में। सो हिंज जो होता है एल इफेक्टिव बराबर एल होता है। सो इसका जो हिंज की जो फिक्स्ड कंडीशन होती है ना वो एल ई बराबर होती है L/√2 हिंज्ड फिक्स्ड की कंडीशन, और जो फिक्स्ड की कंडीशन होती है वो L/2 होती है। ठीक है,
और फिक्स्ड और फ्री की जो कंडीशन होती है L इज इक्वल्स टू 2L हो जाता है। सो फाइनल अंडरस्टैंडिंग क्या होगी इसकी, जो क्रिपलिंग लोड होता है वो डिपेंडिंग ऑन होता है इफेक्टिव लेंथ पर, और जो एंड कंडीशन चेंज करती है बकलिंग लोड, ठीक है। और जो गिवन फार्मूला मैच्ड फिक्स्ड हिंज्ड केस, सो फाइनल आंसर हो जाएगा हिंज्ड, फिक्स्ड हिंज कॉलम इसका। नेक्स्ट बात करते हैं बीम अरेंजमेंट के बारे में, तो इसका टाइप्स ऑफ बीम के बारे में बात करते हैं। बीम अरेंजमेंट, आइडेंटिफाई द बीम टाइप्स फ्रॉम द गिवन फिगर। P1 P2 ये पॉइंट लोड से W बराबर UDL है, तो इसका सिंपल आंसर ये हो जाएगा। सिंपल बीम के बारे में बात करते हैं जो सिंपली सपोर्टेड बीम होता है। गिवन फिगर अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करते हैं, जो वन एंड होता है और अदर एंड हो जाता है। जो वन एंड होता है वो हिंज्ड सपोर्ट है और दूसरा जो है रोलर सपोर्ट है, ठीक है। और जो लोडिंग कंडीशन P1 P2 है, UDL लोड इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा कि टिपिकल सिंपली सपोर्टेड बीम अरेंजमेंट होता है इसके अंदर। सो टाइप्स ऑफ बीम के बारे में समझते हैं। जो फिक्स्ड बीम होती हैं उसमें क्या होता है कि एंड रेस्ट्रेंट फ्रॉम द रोटेशन होता है, कैन कैरी UDL लोड थ्रू आउट। कंटिन्यूस बीम जो होता है उसमें मल्टी स्पैन बीम होता है, स्टैटिकली इंडिटरमिनेट होता है और सपोर्ट ऑन हिंज्ड सपोर्ट होता है, ठीक है। सपोर्टेड ऑन हिंज्ड सपोर्ट होता है। ओवरहैंग बीम में क्या होता है कि वन एंड और बोथ एंड एक्सटेंड बियॉन्ड द सपोर्ट होता है, तो कैन हैव मल्टीपल सपोर्ट्स। प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम में क्या होता है कि वन एंड फिक्स्ड होता है एंड अदर एंड सिंपली सपोर्टेड होता है और स्टैटिकली इंडिटरमिनेट होता है। तो फाइनल अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाएगी, हिंज्ड प्लस रोलर सपोर्ट, ये एक सिंपली सपोर्ट बीम हो जाएगी। तो लोड कैन बी पॉइंट लोड और UDL हो जाएगा इसके अंदर। अब बात करते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ कैंटिलीवर बीम का रेशियो के बारे में। तो कैंटिलीवर बीम के क्या पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ टू कैंटिलीवर बीम्स। तो डिफ्लेक्शन ऑफ टू कैंटिलीवर बीम्स का निकालना, तो इसके ऊपर क्या लग रहा है, लोड लग रहा है UDL, लेंथ कितनी है 1:2, तो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी कंसिडर्ड कितनी होगी, EI होगी। तो यह इसका फाइनल आंसर 1/16 है। तो समझ लेते हैं इसको। बीम का टाइप क्या दे रखा है, कैंटिलीवर बीम दे रखा है। लोड क्या हो रहा है इसके ऊपर, यूनिफॉर्मली लोड है UDL। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, अकर एट फ्री एंड। तो डिफ्लेक्शन फार्मूला देख लेते हैं फॉर कैंटिलीवर के लिए। तो डेल बराबर होता है WL4 डिवाइड बाई 8EI, ठीक है। ये लोड है, ये लेंथ है, ये फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है। अब इसका रेशियो निकालते हैं। डेल 1 बाई डेल 2 ये हो जाता है L1 बाई L2 का स्क्वायर, ठीक है। तो गिवन L2 बराबर क्या हो जाता है 2L1 का स्क्वायर, L2 इज इक्वल्स टू। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे डेल 1 डेल 2 के अंदर, तो ये हो जाएगा 1/2 का 4। तो ये इसका आंसर 1/16 हो जाएगा अगर रेशियो ऑफ कैंटिलीवर बीम के बारे में पूछ रहा है तो, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, जो डिफ्लेक्शन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L4 के और वेरी सेंसिटिव लेंथ होती हैं। सेम EI होता है, कैंसिल इनटू रेशियो हो जाएगा। सो सेम लोडिंग कंडीशन यूज्ड होती है, तो उसका फाइनल 1/16 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं डिफ्लेक्शन स्लोप ऑफ बीम के बारे में, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो इसका क्या यूज होता है, इसका यूज होता है डिफ्लेक्शन बाई होता है इसमें, और जो स्लोप थीटा होता है फॉर वेरियस बीम लोडिंग कंडीशन के लिए। तो स्पेसिफाइड पॉइंट ABC है, डेफिनेशन डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, और ये थीटा ऑफ स्लोप होता है, ठीक है। आइडेंटिफाई यूज करना डिफ्लेक्शन और स्लोप फॉर थीटा फार्मूला वेरियस बीम लोडिंग कंडीशंस के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कैंटिलीवर बीम के केस के अंदर। कैंटिलीवर के बीम में अंदर क्या होता है कि पॉइंट लोड जो होता है P8 फ्री एंड ऑफ B, तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन हो जाएगा PL³ डिवाइड बाई 3EI हो जाएगा, ठीक है। और जो थीटा B है वो कितना हो जाएगा PL² अपॉन 2EI। UDL के केस में क्या हो जाएगा, वही कैंटिलीवर की बात चल रही है। UDL हो जाएगा बाई B इज इक्वल्स टू WL4 डिवाइड बाई 8EI, और थीटा B बराबर हो जाएगा WL³ डिवाइड बाई 6EI। अगर मूवमेंट वाले केस की बात करें तो डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा ML² डिवाइड बाई 2EI, और जो थीटा B बराबर जो हो जाएगा वो होगा ML डिवाइड बाई EI। ट्रायंगुलर लोड के लिए क्या हो जाएगा, बाई B बराबर हो जाएगा WL4 डिवाइड बाई 30EI, और थीटा B बराबर हो जाएगा WL³ डिवाइड बाई 24EI।
ठीक है, ये कंडीशंस हो जाएगी। यहाँ पर ये 3 का 3 रह जाएगा, 2 का 2 रह जाएगा, यहाँ 4 है तो इसका डबल हो जाएगा, UDL में 3 का 6 हो जाएगा। ठीक है, UDL में मोमेंट में 2 का 2 रहेगा और इसमें सेम का सेम रहेगा। ट्रायंगुलर की बात करें तो ट्रायंगुलर के अंदर 30 हो जाएगा WL4 और यह WL का 24 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे याद रखना। अब बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम की। सिंपली सपोर्टेड के भी 0.8 तो सेंटर होता है, तो क्या हो जाएगा PL3/48 EI, ये सिंपली सपोर्ट का। और ये थीटा बी जो हो जाएगा यहाँ पे WL² डिवाइड बाई 16 EI हो जाएगा, किसमें WL² में। ठीक है, ये 16 से डायरेक्ट कट जाएगा, 16 48 हो जाएगा इसमें। ठीक है, ऐसे याद रखना है। इसमें जो रखना है वो कैसे रखना है, 8 2 16। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट लोड के लिए 5/384 पता ही है WL4 और WL³ डिवाइड बाई 24 EI हो जाएगा थीटा बी के लिए। स्पेशल केस ऑफ मोमेंट की बात करते हैं तो इसमें अगर YC बराबर 0 है तो थीटा बी बराबर कितना हो जाएगा ML डिवाइड बाई 24। YC बराबर 0 हो जाएगा। केस 2 के अंदर अगर YC में ML² डिवाइड बाई 8 EI हो जाएगा और थीटा बराबर जो हो जाएगा ML बाई 2 EI हो जाएगा। फिक्स्ड बीम केस बोथ एंड के लिए बात करते हैं तो इसमें पहला जो आता है, पहला क्या आता है पॉइंट लोडेड सेंटर UDL लोड इसके अंदर। तो पॉइंट लोडेड सेंटर की बात करते हैं तो YC इज इक्वल्स टू हो जाएगा PL³ डिवाइड बाई 192 EI। थीटा A बराबर थीटा B बराबर थीटा C बराबर 0 हो जाएगा। YC बराबर हो जाएगा WL4 डिवाइड बाई 384 EI एंड ये थीटा A बराबर थीटा B बराबर थीटा C हो जाएगा। कहाँ फिक्स्ड एंड के फिक्स्ड बीम के केस में, इसमें बोथ एंड फिक्स्ड होते हैं। पॉइंट लोड के लिए ये हो जाएगा, UDL के लिए ये हो जाएगा। जो डिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन होता है लोड्स टाइप, लेंथ और फ्लेक्सुरल रिजिडिटी पे, स्लोप सो रोटेशन इन पॉइंट्स। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन लोकेशन क्या होती है, कैंटिलीवर सिंपली सपोर्ट पे सेंटर होता है और यहाँ पर फ्री एंड पे होता है और फिक्स्ड सपोर्ट पे 0 स्लोप होती है, ये याद रखना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्रिटिकल लोड P ऑफ कॉलम, लेंथ L दे रखी, बोथ एंड फिक्स्ड है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI है। रिक्वायर्ड क्या है, एक्सप्रेशन फॉर द क्रिटिकल लोड। किसकी बात चल रही है, बोथ एंड फिक्स्ड है। बोथ एंड फिक्स्ड है तो उसके लिए क्या लोड लगता है, जब बोथ एंड फिक्स्ड होते हैं तो L/2 हो जाता है, तो π² EI डिवाइड बाई L इफेक्टिव का स्क्वायर। ठीक है, तो L की जगह L/2 रख देंगे, π² EI डिवाइड बाई L/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो π² EI
फाइनल रिजल्ट हो जाएगा आपका ये। यहाँ याद रखना, अगर बोथ एंड फिक्स्ड, बोथ एंड हिंज होते हैं तो एल इफेक्टिव की वैल्यू एल होती है। वन एंड फिक्स्ड और दूसरा फ्री है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2L। ठीक है, अगर बोथ एंड फिक्स्ड है, दोनों एंड फिक्स्ड है तो L/2, अभी ये जो केस किया था अपन। अगर वन फिक्स्ड और दूसरा हिंज्ड है तो L/√2 हो जाएगी। की अंडरस्टैंडिंग की बात करें कि फ्लेक्सिसिटी रिड्यूस इफेक्टिव लेंथ, स्मॉलर एल होगा तो हायर क्रिटिकल लोड होगा। बोथ एंड फिक्स्ड होंगे तो स्ट्रॉन्गेस्ट कॉलम केस होगा और लोड इंक्रीज 4 टाइम कंपेयर टू द हिंज्ड केसेस। अब बात करते हैं यूनी एक्सियल स्ट्रेन गेज फैक्टर के बारे में। इसमें क्या फाइंड करना है, एक्सप्रेशन ऑफ यूनी एक्सियल स्ट्रेन गेज फैक्टर, जिसके लिए रिक्वायर्ड क्या होगी, करेक्ट रिलेशंस ऑफ GF अंडर यूनी एक्सियल स्ट्रेन कैलिब्रेशन। तो पहली जो डेफिनेशन आएगी, पहला आएगा गेज फैक्टर, ये रिप्रेजेंट करता है गेज रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेन। दूसरा आता है यूनी एक्सियल स्ट्रेन गेज फैक्टर GFE, ये GFE अंडर यूनी एक्सियल स्ट्रेन कैलिब्रेशन फील्ड होती हैं। तो इसका जो मेन फार्मूला होता है गेज फैक्टर का, वो होता है GFE इज इक्वल्स टू GFM डिवाइड बाई 1 माइनस 0.285 KT होता है। ठीक है, जो GFE होता है वो यूनी एक्सियल स्ट्रेन गेज फैक्टर होता है, GFM होता है वो मैन्युफैक्चरर गेज फैक्टर होता है, और KT जो होता है वो करेक्शन फैक्टर होता है। सो इसका कंसेप्ट को एक्सप्लेन समझते हैं। तो GF होता है वो एक्सप्रेस्ड होता है यूजिंग एक्सियल स्ट्रेन फील्ड, ये हेल्प करता है डायरेक्ट इन करेक्शन एरर ड्यू टू KT होता है। इसका एडवांटेज क्या होता है, ये मोर एक्यूरेट कैलिब्रेशन पॉसिबल होता है। इसका प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ होता है, एक्यूरेट कैलिब्रेशन फिक्सचर ईजियर फॉर एक्सियल स्ट्रेस फील्ड होता है, कन्वर्जन ईजी टू कन्वर्ट बिटवीन GF डेफिनेशन ऑफ KT होता है। सो की अंडरस्टैंडिंग समझता है। तो यूनी एक्सियल गेज फैक्टर इज करेक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर गेज फैक्टर। इसका जो करेक्शन वो डिपेंड करता है KT पर। तो इम्प्रूव एक्यूरेसी इन स्ट्रेन मेजरमेंट होता है, व्हेन यूज्ड प्रेसाइज कैलिब्रेशन इज रिक्वायर्ड। अब बात करते हैं कैंटिलीवर बीम के बारे में। कैंटिलीवर बीम के अंदर क्या होता है, ये जो डिटरमाइन होता है वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन डेल मैक्स होता है। बीम का जो टाइप होता है इसमें कैंटिलीवर होता है। स्पैन जो होता है वो 8 मीटर होता है। UDL जो होता है 5 मीटर दे रखा है इसमें। यंग मॉडुलस दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना दे रखा है। क्या रिक्वायर्ड मांगा है इसने, डेल्टा मैक्स पूछा है। 64 mm इसका आंसर आता है। देख लेते हैं कैसे होता है। कैंटिलीवर बीम में स्पैन लेंथ एल है, एक कैंटिलीवर बीम में स्पैन लेंथ 8 मीटर है। UDL लोड लग रहा है इस पर 5 किलो न्यूटन का, 5 न्यूटन mm का। E जो दे रखा है वो दे रखा है 2 × 10⁻³ न्यूटन पर mm²। पूछा क्या है इसने, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछा। तो फॉर्मूला क्या होता है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का, WL4 डिवाइड बाई ATI। ठीक है, और स्लोप का कितना हो जाएगा, WL³ डिवाइड बाई 6EI। तो वैल्यू पुट कर देंगे, W के अंदर वैल्यू दे रखी है आपको, तो ये दे रखा है, वैल्यू पुट करेंगे 5 × 8 मीटर है, इसको उसमें चेंज कर देंगे 8000 डिवाइड बाई 8 × 2 × 10⁵ × 2 × 10⁸। डेल मैक्स 64 आ जाएगा इसके अंदर। ये तो सेम क्वेश्चन है अभी जो किया था अपन ने। एक क्वेश्चन दे रखा है स्ट्रेस स्ट्रेन का इस जगह पे। तो वन प्रिंसिपल स्ट्रेस इज ट्वाइस द अदर, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू टाउ मैक्स। तो फाइंड मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस टाउ1 फिर दिस मैक्स। तो टाउ मैक्स बराबर क्या होता है, टाउ मैक्स बराबर होता है σ1 माइनस σ2 डिवाइड बाई 2 होता है। σ1 बराबर होता है 2 σ2। पुट इनटू फॉर्मूला की बात करें तो टाउ मैक्स बराबर होता है, क्या होता है, 2 σ2 माइनस σ2 डिवाइड बाई 2 होता है। तो टाउ मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, σ2 डिवाइड बाई 2।
फाइंड सिग्मा 1 ऑफ प्रिंसिपल, तो सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू 2 सिग्मा 2, सिग्मा 1 बराबर 2 इंटू 2 टाउ मैक्स हो जाएगा और सिग्मा 1 बराबर 4 टाउ मैक्स हो जाएगी। तो मैक्सिमम क्या आ जाएगा इसमें 4 टाउ मैक्स। अब तो आगे सोम आ गई शायद, सोम में तो पढ़ रहे थे हम लोग और पढ़ क्या रहे थे भाई। बात करते हैं डक्टाइल मटेरियल के बारे में। क्वेश्चन पूछा है विच मटेरियल इज डक्टाइल, तो इनमें से कॉपर आएगा ऑप्शंस के अंदर से। सो डेफिनेशन ऑफ डक्टिलिटी की बात करते हैं तो एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डिफॉर्म अंडर टेंसाइल स्ट्रेस कैरेक्टराइज्ड बाय द कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू वायर अंडरगो सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन फोर्स रप्चर। कॉपर की बात करते हैं डक्टाइल मटेरियल के बारे में तो हाईली डक्टाइल होता है, अंडरगो एक्सटेंसिव प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिफोर ब्रेकिंग, कैन बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर, जिसका एप्लीकेशन क्या होता है इलेक्ट्रिकल वायरिंग और पाइपिंग। कास्ट आयरन की बात करते हैं तो ये होता है गुड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, पूर डक्टिलिटी होता है और ब्रिटल बिहेवियर होता है। सो बात करते हैं फ्रैक्चर अंडर टेंसाइल स्ट्रेस विदाउट सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन। ग्लासेस की बात करते हैं तो ये ब्रिटल मटेरियल होता है, वेरी लिटिल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, फेल बाय द क्रेकिंग सेटरिंग विदाउट प्रायर डिफॉर्मेशन। कॉन्क्रीट की बात करते हैं तो ब्रिटल मटेरियल होता है, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, वीक इन टेंशन होता है, तो क्रेक फेल विथ मिनिमल डक्टिलिटी होती है। तो की अंडरस्टैंडिंग के लिए जो डक्टाइल होता है वो लार्ज डिफॉर्मेशन होता है बिफोर फ्रैक्चर, और जो ब्रिटल होता है वो सडन फेलियर होता है, नो डिफॉर्मेशन होता है। तो ओनली कॉपर्स और डक्टिलिटी अमंग ऑफ द ऑप्शंस। नेक्स्ट समझते हैं रिलेशन बिटवीन द इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स। तो फाइंड करेक्ट रिलेशन बिटवीन जी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो। तो करेक्ट यहाँ पर जो दे रखा था वो E बराबर 2G 1 प्लस म्यू दे रखा था, और जो उसके मेन रिलेशन है वो क्या होता है E इज इक्वल्स टू 2G 1 प्लस म्यू दे रखा था। जो दूसरा दे रखा है E बराबर वो है 3K 1 माइनस 2 म्यू। अगला जो रिलेशन था E इज इक्वल्स टू 9Kg डिवाइड बाई 3Kg। एक और है म्यू बराबर जो होता है 3K माइनस 2G डिवाइड बाई 2G प्लस 6K इसके अंदर आता है। ठीक है, समझ में आ गया अपन को क्या था। 2G 1 प्लस म्यू, 3K 1 माइनस 2 म्यू, 9Kg डिवाइड बाई 3Kg और 3Kg डिवाइड बाई 2G प्लस 6K। ठीक है, बात करते हैं यंग्स मॉडुलस की डेफिनेशन के बारे में। यंग्स मॉडुलस क्या होता है रेजिस्टेंस टू इलोंगेशन और कंप्रेशन को यंग्स मॉडुलस कहते हैं। इसको इलास्टिक मॉडुलस भी बोला जाता है और टेंसाइल मॉडुलस भी बोला जाता है, विच इज़ रिप्रेजेंट बाय द टेंसाइल इलास्टिसिटी और डिफॉर्मेशन अलोंग द एक्सिस होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है E बराबर जो होता है वो नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइड बाय नॉर्मल स्ट्रेन होता है। ठीक है, अब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात करते हैं जिसको शेयर मॉडुलस भी बोला जाता है, जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है रेजिस्टेंस टू शेयर स्ट्रेस एंड टॉर्जन होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है G बराबर होता है शेयर स्ट्रेस डिवाइड बाई शेयर स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस के की बात करते हैं, क्या होता है बल्क मॉडुलस, ये होती है रेजिस्टेंस टू चेंज इन वॉल्यूम अंडर प्रेशर। ये यूज्ड होता है हाइड्रोस्टेटिक लोडिंग के अंदर। इसका फॉर्मूला क्या होता है K बराबर होता है नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइड बाई V होता है नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। किसका बल्क मॉडुलस का। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये है और यंग मॉडुलस ये है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी शेयर स्ट्रेस डिवाइड बाई शेयर स्ट्रेन को मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलता है। बल्क मॉडुलस नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को बोला जाता है। पॉइजन रेशियो क्या होता है, पॉइजन रेशियो की डेफिनेशन जो होती है रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। इसी कंडीशंस होती हैं, ये वैलिड होता है विद इन इलास्टिक लिमिट। इसका फॉर्मूला जो होता है लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन होता है या लॉन्गिट्यूडनल। E कनेक्ट G एंड म्यू, सो E बराबर हो जाएगा 2G प्लस म्यू। के रिलेटेड टू होता है
के रिलेटेड टू वॉल्यूमेट्रिक बिहेवियर होता है, जी जो होता है शेयर बिहेवियर होता है, म्यू जो होता है लैटरल लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन में आता है। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के बारे में। क्वेश्चन पूछ रहा है कि शेप ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम डिपेंड करता है मटेरियल कंजम्पशन पर, टेम्परेचर पर, प्रायर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और हीट ट्रीटमेंट पर। हाँ, तो ये चारों ही चीज़ों पर डिपेंड करता है। सो बात करते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में। डेफिनेशन होती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इसकी टिपिकल रेंज जो होती हैं वो होती हैं इलास्टिक रीजन, फिर यील्ड पॉइंट, फिर प्लास्टिक रीजन, फिर स्ट्रेन हार्डनिंग, फिर नेकिंग, फिर रप्चर होता है। सो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कर्व की बात करें तो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती हैं, यील्ड स्ट्रेंथ होती हैं, यील्ड पॉइंट इंडिकेट करता है स्ट्रेंथ को, तो परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन एंड रिडक्शन इन एरिया इंडिकेट डक्टिलिटी। फैक्टर अफेक्टिंग शेप ऑफ द कर्व वो है मटेरियल कंपोजिशन, हीट ट्रीटमेंट, ये कंपोजिशन है, प्रायर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हिस्ट्री, टेम्परेचर, स्ट्रेन रेट एंड स्टेट ऑफ स्ट्रेस ड्यूरिंग द टेस्टिंग। सो की अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, कर्व शेप इज नॉट फिक्स्ड, इट डिपेंड्स ऑन द मल्टीपल फैक्टर्स, मैकेनिकल बिहेवियर चेंज विद कंडीशंस, सो ऑल गिवन ऑप्शंस अफेक्ट द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम्स। अब बात करते हैं कंपोजिशन बार के बारे में, कंपोजिशन बार ऑफ इक्वल लेंथ की। सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फॉर कंपोजिट बार ऑफ इक्वल लेंथ, तो टोटल लोड ऑन कंपोजिट बार इज इक्वल्स टू, कितना इक्वल्स टू हो जाएगा, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सम ऑफ लोड कैरी बाय द ईच डिफरेंट मटेरियल। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, फॉर ए कंपोजिट बार ऑफ इक्वल लेंथ, जो टोटल लोड ऑन कंपोजिट बार इक्वल टू हो जाता है टोटल लोड ऑन कंपोजिट बार इज इक्वल्स टू द सम ऑफ लोड कैरिड बाय द ईच डिफरेंट मटेरियल। कंपोजिट बार का कंसेप्ट क्या होता है, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, बार्स इन पैरेलल मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। इसकी कंडीशन होती है रेजिडिटी फिक्स्ड टुगेदर होती है, जिसका बिहेवियर होता है कि ऑल बार स्ट्रेन टुगेदर अंडर एक्सटर्नल लोड होता है। अब बात करते हैं डिफॉर्मेशन कंडीशंस के बारे में। जो एक्सटेंशन और जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो सेम फॉर होता है ऑल मटेरियल्स। तो स्ट्रेन क्या होता है, इक्वल इन ऑल बार होता है, तो स्ट्रेन बराबर होता है क्या, P/A होता है, जिसको कांस्टेंट बोला जाता है। अब बात करते हैं लोड डिस्ट्रीब्यूशन की, जो ईच मटेरियल कैरी करता है डिफरेंट पोर्शंस ऑफ लोड। तो टोटल लोड क्या हो जाएगा, P = P1 + P2 + P हो जाएगा। की अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, पैरेलल अरेंजमेंट होता है फॉर सेम स्ट्रेन के लिए, लोड शेयर अमंग द मटेरियल्स होता है, टोटल लोड वो होता है वो सम ऑफ इंडिविजुअल लोड होता है। अब बात करते हैं मोर सर्कल्स के बारे में। जो मोर सर्कल इज ऑफ्टन यूज टू कैलकुलेट होता है क्या, प्रिंसिपल स्ट्रेस। मोर सर्कल को किस लिए यूज़ किया जाता है, प्रिंसिपल स्ट्रेस को निकालने के लिए। उसके बाद में आता है पर्पज ऑफ मोर सर्कल। मोर सर्कल डिटरमाइन रिलेशनशिप बिटवीन द नॉर्मल स्ट्रेस एंड द शेयर स्ट्रेस। ठीक है, द पर्पज ऑफ मोर सर्कल जो होता है ना, वो डिटरमाइन किया जाता है रिलेशनशिप बिटवीन द नॉर्मल स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस के बीच में। अब बात करते हैं एप्लीकेबल्स ऑफ एनी इंक्लाइंड प्लेन एट ए पॉइंट इज स्ट्रेस्ड बॉडी होती है। तो हेल्प टू करता फाइंड करता मोर सर्कल, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। प्रिंसिपल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस निकालने के लिए मोर सर्कल का यूज होता है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस कंसेप्ट के बारे में। ये अकर्स होता है कहाँ पर, प्लेन्स ऑफ जीरो शेयर स्ट्रेस में, जिसका टाइप्स होता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस टाउ मैक्स, और जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस को होता है वो होता है टाउ मिनिमम, जिसको प्लेन क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कार्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब बात करते हैं शेयर स्ट्रेस कंसेप्ट के बारे में। सो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो होता है टाउ मैक्सिमम बराबर होता है टाउ मैक्स बराबर टाउ मिनिमम डिवाइड बाई 2 होता है। प्योर शेयर प्लेन होता है जिसमें नॉर्मल स्ट्रेस टू 0 होता है। प्योर शेयर प्लेन का क्या होता है, जहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस 0 होता है। और जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होता है टाउ मैक्स और सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम डिवाइड बाई 2 होता है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रेस रिलेशन के बारे में। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाता है, टाउ मैक्स बराबर टाउ मैक्स या टाउ मिनिमम बराबर हो जाता है टाउ XX प्लस टाउ YY डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट टाउ XX माइनस टाउ YY डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ XY का स्क्वायर। ये क्या हो जाता है, प्रिंसिपल स्ट्रेस। और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्या होता है, टाउ मैक्स बराबर होता है अंडर रूट टाउ XX माइनस टाउ YY डिवाइड 2 का स्क्वायर प्लस टाउ XY का स्क्वायर।
अब की अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, ग्राफिकल मेथड्स ऑफ स्ट्रेस एनालिसिस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस स्टेट इनटू सिंपल वॉल्यूम्स, तो यूजुअली मेनली टू फाइंड प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस इसके अंदर होता है। अब बात करते हैं डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी के बारे में, बॉन मिसेस थ्योरी जिसे बोला जाता है। ये डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी है, ये है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी, इसको तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी है, रैंकाइन थ्योरी है, ठीक है। इसमें सब कुछ दे रखा है। और इसमें आगे दे रखी थ्योरी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी, और मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी। तो हो गया ना पूरी थ्योरी है इसके अंदर, 1 2 3 4 और 5, इनके बारे में अच्छे से पढ़ना है।